फ्रेंड्स, मैं हूँ नेहा और आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन नहीं है, क्योंकि जब मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी तो मैंने अपनी डॉक्टर से कंसल्ट किया था। उन्होंने मुझे बताया है कि 100 में से किसी एक ही लेडीज़ को ये प्रॉब्लम होती है, इसीलिए लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं होते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आप लोग के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि मुझे जब ये प्रॉब्लम हुई मुझे कौन कौन सी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ी थी और मेरे बच्चे पे इसका क्या साइड इफ़ेक्ट हुआ था। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये ऑब्स्टेट्रिक कोलोस्टेटिस होता क्या है। मैं कोशिश करूँगी मैं जितनी इजी लैंग्वेज में आपको बता सकूँ। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि जो लीवर होता है वो हमारा एक तरीके का पित्त बनाता है। जब ये पित्त बन जाता है तो ये गॉल ब्लैडर के थ्रू अंतड़ियों में जाता है फैट डाइजेशन करने के लिए। बट कभी कभी क्या होता है, प्रेगनेंसी में लीवर में पित्त तो बन जाता है बट वो अंतड़ियों में नहीं जाता है और लीवर में ही वो जमा होता रहता है। जब एक टाइम ऐसा आता है कि इसकी मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि ये रिवर्स डायरेक्शन में फ़्लो करने लगता है और हमारे ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है, जिस वजह से हमको ये प्रॉब्लम होती है और हमारे पाम और सोल पे बहुत ज़्यादा इचिंग होने लगती है। नॉर्मली क्या होता है, जब ये प्रॉब्लम होती है तो जो ईचिंग है वो इवनिंग और नाइट में बहुत ज़्यादा होती है। कभी कभी तो आपको नींद भी नहीं आएगी, मेरे साथ ऐसा होता था। तो मुझे कैसे पता चला कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है? मेरा जनरली ये जो प्रॉब्लम होती है ये 3rd ट्राइमेस्टर में होती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मेरे जो 7 मंथ्स थे वो बहुत स्मूथली चले गए प्रेगनेंसी में। 8th मंथ का फर्स्ट वीक भी निकल गया था। उसका 2nd वीक में अचानक से मॉर्निंग में मेरे बेबी बम पे रैशेस हो गए थे। तो मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया। उन्होंने मुझे तुरंत ही पूछा कि आपको ईचिंग हो रही है। उस समय मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, तो मैंने उनको मना कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है, एलोवेरा वगैरह लगा लो, एक क्रीम बताई। उन्होंने कहा अदरवाइज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा आप, फिजिशियन से। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने फिजिशियन से कंसल्ट किया। तो उन्होंने भी मेरे से पूछा है कि इसके अलावा कोई प्रॉब्लम, मुझे उस समय कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही थी, तो उन्होंने भी मुझे नॉर्मल एक तरीके की क्रीम लिख दी। बट क्या हुआ कि रात में जो रैशेस थे वो फुल बॉडी पे होते चले गए और मुझे फ़ीवर भी आने लगा। तो फिर मैंने फिजिशियन से कंसल्ट किया। उन्होंने मुझे बोला कि आपको डेंगू या मलेरिया में से कुछ हो गया है। तो मैंने टेस्ट करवाया, बट जो रिपोर्ट्स थी वो बिल्कुल नॉर्मल आई, कुछ नहीं हुआ था मुझे। जब क्रीम की वजह से मेरे रैशेस तो ठीक होने लगे, बट 3-4 दिन बाद मुझे पाम और सोल पे बहुत ज़्यादा इचिंग होने लगी, हाथ की हथेलियों में और पैर के तलवों पे। मतलब इतनी इचिंग थी कि मैं चल नहीं पा रही थी। और तो फिर मैंने अपनी डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया। उन्होंने मुझे 2 टेस्ट करवाए, एक बाइल एसिड टेस्ट था और एक एलएफटी यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट था। तो क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम हो चुकी थी तो नॉर्मल बात है, बाइल टेस्ट मेरा थोड़ा सा ज़्यादा आया और जो लीवर के जो एंजाइम्स थे वो भी बढ़े हुए आए। मुझे पता चला कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है। साथ ही उन्होंने बच्चे की हार्ट बीट के लिए भी टेस्ट किया था, जो हर वीकेंड में वो करती थी, बच्चे की हार्ट बीट को कंटिन्यूस चेक करना। एलएफटी यानी कि जो आपके एंजाइम्स है वो कितने बढ़ गए हैं उसका वो लगातार कंटिन्यूसली उसको देखती रहती थी। क्योंकि क्या होता है कि एंजाइम जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट माँ पे और बच्चे पे बहुत ज़्यादा। मेरे एंजाइम्स भी काफ़ी बढ़े हुए निकले और मेरी बेटी पे इस प्रॉब्लम का साइड इफ़ेक्ट आया था। तो चलिए मैं यहीं पर अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ। अगर आपको जानना है कि मेरी बेटी पे इसका क्या साइड इफ़ेक्ट पड़ा था और मेरी डिलीवरी किस वीक में हुई थी, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और अगर आपको पसंद आया मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगी कि इसका क्या साइड इफ़ेक्ट हुआ था और क्यों मैंने अपनी डिलीवरी थोड़ी जल्दी करवा ली थी। थैंक यू।